स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ यूनिफॉर्म स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग या फिर किसी एक समान तार में अनुपस्थ ध्वनि तरंगों के वेग के लिए व्यंजक प्राप्त करना। इस प्रकार के प्रश्न आने पर हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि हमें एक तनी हुई डोर में अनुप्रस्थ तरंगों का अध्ययन करना है। एक तनी हुई डोर होगी, मान लीजिए कि ये हमारी एक तनी हुई डोर है। अब तनी हुई डोर मतलब सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं से इसमें तनाव होगा, तना हुआ है मतलब इधर से और इधर से ये कहीं बंधा होगा और इन दोनों के बीच में एक अच्छा खिंचाव होगा, मतलब इधर की ओर एक खिंचाव काम कर रहा होगा और इधर की ओर, यानी कि इधर से भी खींचा जा रहा होगा, इधर से भी खींचा जा रहा होगा, तभी यह डोर तनी हुई होगी। अब तनी हुई डोर हो, पर याद रखिएगा ये डोर आदर्श डोर होनी चाहिए। ये डोर आदर्श डोर होनी चाहिए। टू स्टडी द प्रोपेगेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव, स्ट्रिंग मतलब यही रस्सी में अगर हमें ट्रांसवर्स वेव जो उत्पन्न होंगी, ट्रांसवर्स वेव मतलब कि जैसे समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं इस प्रकार से उत्पन्न होगी, पर याद रखिएगा ये ऊपर की ओर और नीचे की ओर दोनों की ओर सेम तरीके से उत्पन्न होगी। कैसे होगी अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें जरूरत है कि हमें एक कॉर्ड या वायर चाहिए। ये कॉर्ड या वायर है जो कि इसके लिए होना चाहिए कि आदर्श होने के लिए एक इसमें जरूरी है कि ये सेम थिकनेस और सेम डेंसिटी की हो, एंड सेम डेंसिटी। ठीक है, सेम थिकनेस और सेम डेंसिटी की हो मतलब कि अगर वह तनी हुई आदर्श डोर अनुप्रस्थ तरंगों के संचरण में निम्नलिखित होनी चाहिए, जैसे कि लंबाई के अनुदिश डोरी की मोटाई तथा डोरी के पदार्थ का घनत्व, लंबाई के अनुदिश डोरी की मोटाई तथा डोरी के पदार्थों का घनत्व एक समान होना चाहिए। प्रत्येक स्थान पर डोरी का एकांक लंबाई का द्रव्यमान एक समान रहे। दूसरा है डोरी के तनाव का मान इतना होना चाहिए कि डोरी का गुरुत्वीय प्रभाव नगण्य माना जा सके। देखिए क्या बोल रहा है, डोरी में तनाव का मान इतना होना चाहिए, डोरी में जो तनाव उत्पन्न करेंगे अपन, तो वो उसका जो मान है वो इतना होना चाहिए कि डोरी का गुरुत्वीय प्रभाव नगण्य माना जा सके। ये कैसे होगा ये आपको अभी एक्सप्लेन करेंगे। तनाव का मान डोरी में सर्वत्र एक समान होना चाहिए। अब अगर देखिए कोई डोरी है वो अगर सेम डेंसिटी की है, मतलब जितना घनत्व तो यहाँ है वो उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ है, तो जब हम उसको खींचेंगे तो क्या होगा, यहाँ से शुरू होगा। एक्चुअली में जब रस्सियाँ बनी होती तो कैसे बनी होती, इसमें कई फाइबर्स होते हैं और फाइबर्स एक दूसरे में उलझे होते हैं, ऐसे ये उलझे हुए फाइबर्स होते हैं। तो जब हम इसको इधर से खींचते हैं तो पहले ये फाइबर में फर्क पड़ेगा, फिर ये फाइबर खिंचाएगा, फिर ये फाइबर खिंचाएगा और धीरे से एक टेंशन फोर्स का निर्माण होगा, और ये टेंशन फोर्स की वजह से इसमें तनाव उत्पन्न होगा। जो तनाव उत्पन्न होगा उसके कारण फिर ये चीज़ें, अगर यहाँ पे कोई सामान है तो वो आगे बढ़ने लगेगा इधर की ओर। परंतु यदि मैं इस रस्सी को इधर की ओर ढकेलूँ, इधर की ओर खींचा तो तनाव उत्पन्न हुआ, तनाव उत्पन्न होने के कारण ये सामान जो भार था वो भी इधर की ओर खिंचाया। परंतु अगर मैं रस्सी को इधर की ओर ढकेलूँ तो क्या ये भार इधर की ओर जाएगा? नहीं, इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि इसमें तनाव फोर्स नहीं लगेगा। मतलब कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि जब हम रस्सी को खींचते हैं तो एक तनाव फोर्स काम करता है जो इस रस्सी में भी काम करता है। तो उसी चीज़ को बोल रहा है ये कि जब हम डोरी में तनाव का मान डोरी में सर्वत्र एक समान होना चाहिए, मतलब अगर डोरी को खींचे तो उसमें जो तनाव है वो यहाँ पे अगर वही है तो यहाँ पे भी वही होना चाहिए, यहाँ पे भी होना चाहिए। और ये कब होगा, ये एक आदर्श डोरी में ही हो सकता है जिसका डेंसिटी अलग अलग ना हो। मान लीजिए अगर कोई मोटी डोरी है, ऐसे है मोटी पतली डोरी है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि तनाव का मान अलग अलग होने का चांसेस है। कहीं मोटा है तो वहाँ पे तनाव बढ़ जाएगा, कम रहेगा, मास ज़्यादा है तो, और जहाँ पे पतला है वहाँ पे तनाव ज़्यादा रहेगा, और इसीलिए फिर पतले हिस्से से डोरी टूटने का भी डर रहता है क्योंकि जब वो तनाव नहीं सह पाएगी तब टूटेगी, तो इसलिए पतला हिस्से से डोरी टूट जाती है। तो इसलिए एक डेंसिटी की अगर होगी तो उसमें क्या होगा कि तनाव एक समान रहेगा। तो इसी चीज़ को इंग्लिश में कैसे बोला है जल्दी से इंग्लिश में भी देख लेते हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं। ये ऑफ सेम थिकनेस and same density throughout its length, perfectly elastic
एंड फ्लेक्सिबल, परफेक्टली इलास्टिक और फ्लेक्सिबल होने चाहिए। मतलब अगर उसे ऊपर नीचे हम खींचे, क्योंकि अभी हमें इस रस्सी को ऊपर भी खींचना और नीचे भी खींचना है, तो वो पूरी तरह इलास्टिक और फ्लेक्सिबल हो। ऐसा ना हो कि हम उसे ऊपर खींचना टूट जाए। मतलब एक लोहे का तार लेंगे तो लोहे का तार एक हद तक ही ऊपर खिंचाएगा, उसके बाद वो टूट जाएगा। तो हमें जो तार लिए हैं वो क्या होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इन एक्सटेंसिबल ड्यूरिंग वाइब्रेशन। और अगर उसे जब हिले वो, क्योंकि अभी मालूम है कि अभी हमें इसमें तरंग उत्पन्न करनी है, इसको ऊपर खींच के छोड़ दिया जाएगा। जब ऊपर खींच के छोड़ा जाएगा तो ये यहाँ तक आएगा और उसके बाद में फिर नीचे जाएगा। मतलब इस प्रकार से एक ऐसे तरंग उत्पन्न होने वाली है। तो ये जो तरंग उत्पन्न होगी, इस तरंग की वजह से ये ऐसा ना हो कि ये टूट जाए या फिर इसकी लंबाई बढ़ जाए। क्या लिख रहा है, इन ए प्रैक्टिस, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, जब हम इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे, तो कॉर्ड और वायर ऑफ अ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ लार्ज कंपेयर टू इट्स डायमीटर, उसके डायमीटर से हमेशा उसकी लेंथ ज्यादा होनी चाहिए। मतलब अगर कोई भी रस्सी है तो उसकी कोई गोलाई होगी, ऐसे एक मान लेते हैं एक रस्सी है, तो कभी भी ऐसा ना हो कि अगर हम एक मोटी रस्सी ले रहे हैं तो उसकी जो डायमीटर है, ये डायमीटर से, अगर वो डायमीटर हमारा 1 मीटर का है मान लेते हैं, ये बहुत ही ज्यादा मोटी रस्सी हो गई, तो कम से कम में इसका जो ये लंबाई है ये हमेशा इससे ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा होगा उतना ये आइडल होगा। अगर ये एकदम मोटी रस्सी है तो ये उतनी आइडल रस्सी नहीं होगी। तो ये कह रहा है कि लेंथ लार्ज कंपेयर टू इट्स डायमीटर, स्ट्रेस्ड बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट, कोई 2 फिक्स्ड पॉइंट है, यहाँ पे देख सकते हैं एक बी है और एक ए है, इन दोनों के बीच में इसे बांधा गया होगा और इसके बाद में इसे स्ट्रेच किया गया। तो ये जो रस्सी होगी कोई भी 2 फिक्स्ड पॉइंट के बीच में बंधी होगी। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए है और बी है, तो ए और बी के बीच में हमने इस रस्सी को बांध के रखा है और इधर की ओर एक टेंशन काम कर रहा है, इधर की ओर एक टेंशन काम कर रहा है, मतलब इधर की ओर एक तनाव काम कर रहा है, इधर की ओर एक तनाव। तो ये एक आइडल रस्सी है जो 2 पॉइंट्स के बीच में बांधी गई है। अब इसके आगे का क्या एक्सपेरिमेंट होगा, इसके आगे होगा, माना कि एल लंबाई की एक आदर्श डोरी को तीर तनाव बल द्वारा बिंदुओं ए तथा क्यू के बीच कसा गया है, ए और क्यू के बीच में कसा गया है। डोरी पर आरोपित तनाव टी इतना अधिक है कि इस पर गुरुत्वीय बल नगण्य माना जा सकता है। माना कि डोरी का विस्तार एक्स अक्ष के अनुदिश है, डोरी का जो विस्तार है वो एक्स अक्ष के अनुदिश है। यदि इस डोरी को वाई अक्ष में और थोड़ा खींचा जाता है तो यह अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में कंपन करने लगती है। माना कि मूल बिंदु ओ, अभी देखिए जितना जितना लिखा है इतने को अपन इस डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। ये बोल रहा है कि ए तथा क्यू के बीच डोरी को कसा गया है टी तनाव के द्वारा। डोरी पर आरोपित जो तनाव है वो टी है और वो इतना अधिक है कि इसके वजह से जो गुरुत्वीय बल है वो नगण्य है। मान लीजिए, देखिए गुरुत्वीय बल नगण्य ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है, अगर कोई चीज है, अगर हमने ये रस्सी रखी है और ये धरती पे है तो निश्चित रूप से इस पे कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा होगा नीचे की ओर, F इक्वल्स टू mg, कोई ना कोई फोर्स तो काम कर रहा होगा ना। तो ये जो फोर्स है ये इसे नीचे क्यों नहीं धंसा रहा है, इसलिए नहीं धंसा रहा है क्योंकि इसमें ये नीचे क्यों नहीं झूल रही, ये रस्सी को नीचे झूल जाना चाहिए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो इसमें जो तनाव है, जो दोनों ओर से खिंचाव हमने लगाया हुआ है, एक इधर की ओर काम कर इधर की ओर, वो इतना अधिक है कि वो इसको नीचे नहीं झूलने जा रहा है। इसे तनाव की स्थिति में बना के रखा है कि स्ट्रेट रस्सी, एक स्ट्रेट वायर है, एक खिंची हुई, इसी चीज को ये बोल रहा है। तो ये हुआ ए से क्यू की ओर एक इस पर गुरुत्वाकर्षणीय बल जो है नगण्य है। माना कि डोरी का एक्स अक्ष के अनुदिश है, मतलब ये ऐसे ही है, वाई अक्ष के अनुदिश नहीं है। तो जब इसको हम वाई अक्ष की ओर थोड़ा सा खींचेंगे, मतलब कि अगर कोई एक डोरी है और इस डोरी को मैं ऐसे पकड़ के ऊपर की ओर खींचता हूं, ठीक है, इस डोरी को ऐसे पकड़ के ऊपर की ओर खींचता हूं, और जब ऊपर की ओर खींचूंगा तो कैसा स्थिति बनेगा, ये ऐसे होगा, फिर थोड़ा और खींचेंगे तो ये ऐसे होगा, फिर थोड़ा और खींचेंगे तो ये ऐसे होगा, और एक समय ऐसे आएगा कि ये एकदम तनाव में ऐसे तिकोना आकार ले लेगा, ट्रायंगल का रूप। जब एकदम स्ट्रेट पोजीशन पे आएगा तो ये वाली लाइन भी एकदम स्ट्रेट हो जाएगी, ये वाली लाइन भी एकदम स्ट्रेट हो जाएगी। तो ये इससे ज्यादा नहीं खींचा सकता, अगर इससे ज्यादा खींचेंगे तो फिर टूट जाएगा, तनाव अधिक हो जाएगा उसका। तो ये जो है स्ट्रेच करने के बाद में जब इसको वाई एक्स के अनुदिश स्ट्रेच किए हैं, अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस के अनुदिश स्ट्रेच किए, स्ट्रेच करने के बाद में जैसे ही इसको छोड़ेंगे ये क्या करेगा, ये यहां से यहां तक आएगा,
और यहाँ पे आने के बाद में फिर नीचे की ओर जाएगा। तो नीचे की ओर यहाँ पे जब ये आएगा तो इसका जो रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स मतलब ऊपर खींचते वक्त ये कुछ ना कुछ बल लगा होगा इसमें, वो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे आके, रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे आकर के क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। परंतु इसकी वेलोसिटी और मास के कारण, ठीक है, अपोजिट दिशा में वेलोसिटी और मोमेंटम के कारण, इसमें कुछ वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी जिस तीव्रता से ये नीचे आया और जो मोमेंटम था इसका, उसके कारण ये और नीचे की ओर एक बार और चले जाता है। तो मतलब ये यहाँ फिर और आगे, फिर जितना हम खींचे होंगे उतना ही नीचे की ओर भी जाएगा, जितना ऊपर खींचे उतना ही नीचे जाएगा। नीचे की ओर जाने का कारण है वेलोसिटी और मोमेंटम, और यहाँ पे इसका रिस्टोरिंग फोर्स 0 होता है एक बार के लिए। तो उसी चीज को ये लिखा है। इसके बाद में ये और एक्सप्लेन करते हुए कहता है, मूल बिंदु O है और मूल बिंदु O से x दूरी पर एक P पॉइंट हमने सपोज किया है। PQ हमने इसी वायर पे एक सपोज किया है, एक हिस्सा माना है इस वायर का, जो हमने स्ट्रेस्ड वायर लिया है ना, इसका एक PQ हिस्सा है। और ये क्या कह रहे हैं कि एक अल्पांश PQ है जिसकी लंबाई dx है, और इस PQ का कोई लंबाई मानना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ होगा। तो ये अल्पांश मतलब उसका एक अल्पांश है, छोटा सा हिस्सा है, उसे डेल x मान ले रहे हैं। dx लंबाई का है क्योंकि AB की विस्थापित स्थिति P', Q' है। इसे जब हम लोग उठाए हैं, मतलब जब इसे हमने ऊपर किया, जब इस वायर को हमने खींचा, तो जो PQ है इसकी जो विस्थापित स्थिति है वो P', Q' बनी, ये P', Q' बनी। तो इस स्थिति पे अब हमें P' का अक्षांश क्या होगा और Q' का अक्षांश क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये जानना है। तो P का, क्योंकि ये यहाँ तक के x है और जैसे यहाँ तक के x है वैसे यहाँ से यहाँ तक के हम इसको y मान रहे हैं, और इसको यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, जिससे यहाँ को भिन्न कर सकूँ। इसे डेल y मानूंगा, जैसे ये डेल x है वैसे ये डेल y है। तो अगर मैं p के कोऑर्डिनेट बनाऊं P' के, तो वो x y बनेंगे, सीधी सी बात है। x पहले लिखा जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक के, यानी कि इस पॉइंट ने यहाँ से यहाँ तक के x दूरी ही तय की होगी क्योंकि ये इसके पैरेलल है, और यहाँ से यहाँ तक y दूरी ही तय की है, तो x y कोऑर्डिनेट। और अगर इसके अक्षांश ड्रॉ करूँ तो यहाँ से यहाँ तक के इसने, यहाँ से यहाँ तक के इसने x प्लस डेल x दूरी तय करी है, तो x प्लस डेल x, और दूसरा बनेगा यहाँ से यहाँ तक कि इसने y प्लस डेल y प्लस डेल y, ये इसके दो अक्षांश बन गए। अब इसके बाद में अक्षांश बनाने के बाद में दूसरी चीजें हमें ये बतलानी है कि क्योंकि ये याद रखिएगा कि ये बढ़ने वाला नहीं है, तो अगर ये एक समान दूरी है तो PQ जो है वो P' Q' के बराबर ही होगा। PQ जो है वो P' Q' के बराबर ही होगा। है कि अपन को ये एंगल थीटा है ऐसा मान लेते हैं, ये एंगल क्या है, थीटा है या फाई है मान लेते हैं, ये एंगल फाई है। अगर ये एंगल फाई है तो आप ध्यान से देखिए, एक्चुअली में क्या है, हम ये माने हैं कि ये जो स्ट्रिंग है, ये जो वायर है, ये सभी समान एक समान तनाव रखेगी, क्योंकि एक आदर्श वायर होने के कारण इसमें अगर हम तनाव उत्पन्न किए हैं ऐसे खींच करके, तो ये यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, चाहे ये P' Q' हो, इस हिस्से पे भी इसका तनाव जो है वो एक समान होगा। तो क्या है कि जब हमने इसे खींचा तो तनाव तो एक समान होगा, पर एंगल एक समान थोड़ी ना होगा। अगर मैं यहाँ से देखूं तो इसका एंगल ये है, पर ये जब यहाँ से Q' पे छू के देखें तो इसका एंगल कुछ अलग बनता है ना। तो ध्यान से देखिएगा कि जो P' पे इसका एंगल बनेगा स्ट्रेट लकीर खींचने से, वो Q' से अलग होगा। तो अगर यहाँ पे ये फाई एंगल बना रहा है इस दोनों के बीच में, तो यहाँ पे इस डेल डैश पे जहां से भी एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे आप, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि इस पॉइंट पे, इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, इस पॉइंट पे फाई माइनस कुछ कम एंगल बनाएगा डेल फाई। तो कितना कम होगा, तो उसे हम डेल फाई सपोज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे कुछ ज्यादा है तो डेल वाई, यहाँ पे कुछ ज्यादा है तो डेल एक्स माने है ना, तो वैसे यहाँ पे ये फाई एंगल बनाएगा। तो देखिए यहाँ से जो एंगल है ये थोड़ा झुका हुआ है, इधर की ओर झुका हुआ, यानी कि अगर ये फाई है तो इससे कम ही होगा, ये तो इससे कम होगा, तो डेल फाई माइनस डेल फाई एंगल बनाएगा। अब ये दो एंगल सपोज कर लिए, क्योंकि ये तनाव एक समान है सब जगह, पर जो एंगल है वो पॉइंट पॉइंट में बदल रहा है, तो इसलिए हमें दो एंगल लेने पड़े। अब उसके बाद में अगला क्या कार्यक्रम होगा कि दोनों एंगल लेने के बाद में हमें यह बतलाना है कि ये जो फाई है और ये जो डेल फाई है दोनों ही बहुत स्मॉल क्वांटिटी हैं। तो जो एंगल है फाई एंड डेल फाई रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ टेंशन अलोंग एक्स एक्सिस
एट द पॉइंट पी डैश एंड क्यू डैश। अब ये जो है ये पी डैश और क्यू डैश पे जो इनका टेंशन एरोज हो रहा है उसको दर्शाते हैं। एक्चुअली में टेंशन दो दिशा में काम कर रहा होगा। देखिए कोई भी चीज को जब हम खींचेंगे ऐसे करके ऊपर की ओर खींच दिए, तो जब इसको खींचे ऐसे ऊपर की ओर जब फोर्स लगाए तो एक तो टेंशन ऊपर की ओर काम किया, लेकिन साथ साथ में ये रस्सी इधर की ओर भी टेंशन लगा रही है, इधर की ओर भी टेंशन एक काम कर रहा है वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के अनुदिश। क्यों? क्योंकि ये इसको फिर से नीचे झुकने के लिए ये इधर 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 खिंचाएगा तो फिर ये नीचे जाएगा ना। अगर मैं इधर से इसको खींच दूं और इधर से भी इसको खींच दूं तो ये झुक जाएगा कि नहीं झुकेगा, नीचे आएगा कि नहीं। अगर मैं इसको इधर से खींच दूं और इधर से इधर की ओर खींच दूं तो ये रस्सी नीचे आ जाएगी अपने स्थान पे, फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। तो एक इधर भी काम कर रहा है, पर इधर खींचने के वक्त में इधर भी एक एक टेंशन काम कर रहा है। तो उसी टेंशन को अपन को लेना है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि हम ये मानते हैं कि इधर की ओर जो काम कर रहा टेंशन है वो टी कॉस फाई है, और इधर की ओर जो काम कर रहा टेंशन है वो टी साइन फाई है। अच्छा ये बताइए कि क्या ये कॉस फाई साइन फाई ऐसे ही ले लिए? नहीं, ऐसे ही नहीं लिए हैं। ये कारण है लेने का एक और चीज, ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री है। ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री है। तो सीधी सी बात है, अगर ये 90 डिग्री है, ये फाई है, तो इधर जो एंगल बन रहा होगा वो 90 माइनस फाइव बनेगा, है ना। 90 माइनस फाइव बनेगा, 180 डिग्री का होता है। देखिए अब क्या करना है, ये जो काम कर रहा है इधर टी कॉस फाइव, ये इधर की ओर जो खींच रहा है इसको, सॉरी ये 90 प्लस फाइव माइनस 180 डिग्री माइनस 90 प्लस फाइव, ये इसका एंगल होगा। मतलब कि 90 प्लस फाइव ऐसा आएगा, है ना। तो इसके एंगल को आप लोग देख लेंगे। अब इसके बाद में ये जो टी कॉस फाइव इधर की ओर काम कर रहा है, जो टी साइन फाइव नीचे की ओर काम कर रहा है। इस साइन फाइव को नीचे क्यों लिया गया, कॉस फाइव को इधर? भाई टी कॉस फाइव को इधर क्यों नहीं ले लिए और टी साइन फाइव को इधर क्यों नहीं ले लिए? इसका रीजन है, हम जब ले रहे हैं, मैं इसी ट्रायंगल को, खाली इतने ट्रायंगल को यहाँ पे फिर से बना रहा हूँ। ये ट्रायंगल कुछ ऐसा है, इसको हमने माना है फाइव, ये है 90 डिग्री, खुद से बना है। जब देखिए, जब हम ये मान रहे हैं कि ये टेंशन वाला एरिया है ना, ये ऐसे कुछ गया है, पर हम इसको अभी ट्रायंगल सपोज कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब हम टेंशन लगा रहे हैं, टेंशन तो इधर की ओर लगा है, तो इसके वजह से इस पे भी टेंशन लगा है, ये भी खिंचाव उत्पन्न कर रहा है। तो ये इधर ऊपर की ओर एक खिंचाव उत्पन्न कर रहा है और एक इधर की ओर इसमें खिंचाव उत्पन्न हो रहा है, जैसे इधर वाला और इधर वाला। तो इधर वाला तनाव जो होगा उसमें कौन कौन सा दो हिस्सा इसका प्रभावित होगा, रस्सी का। तो इधर वाले तनाव की वजह से ये हिस्सा प्रभावित होगा और ये हिस्सा प्रभावित होगा। मतलब तनाव जो काम कर रहा है वो इधर काम करेगा और इधर काम करेगा। तो ये है इसका परपेंडिकुलर और ये है इसका हाइपोटेनियस और ये है उसका बेस। तो जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस काम करते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होने की स्थिति पे साइन बनता है, ये आपको मालूम होगा। और जब इधर काम कर रहा है तो इधर की वजह से जो तनाव उत्पन्न होगा वो एक तो इस पे होगा क्योंकि इसी को खींच रहा है, और इसको खींचने की वजह से जो रस्सी खिंचा रही है वो ये है, जो रस्सी खिंचा रही है वो ये है। और जब बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, क्योंकि इसको खींचे तो ये पहले आएगा बेस और उसके बाद में हाइपोटेनस पे प्रभाव पड़ा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, ये कॉस थीटा होता है। तो इसलिए इधर वाले एंगल पे कॉस लगता है और इधर वाले एंगल पे साइन लगता है। तो अभी आपको साइन कॉस समझ में आ गया होगा। तो नीचे की ओर जो काम कर रहा है टेंशन वो टी साइन फाई है, इधर की ओर जो काम कर रहा है वो टी कॉस फाई है। उसी प्रकार इधर भी टेंशन लग रहा होगा क्योंकि हम दो पॉइंट लिए हैं, पी डैश भी लिए हैं जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है और क्यू डैश लिए हैं जिसका कोऑर्डिनेट एक्स प्लस डेल एक्स और वाई प्लस डेल वाई है। तो यहाँ पे जो टेंशन काम कर रहा होगा वो भी इसी की तरह होगा, पर थोड़ा सा अंतर होगा क्योंकि एंगल का थोड़ा सा अंतर है। तो यहाँ पे जो टेंशन काम करेगा वो इधर की ओर जो काम करेगा, ये जो टेंशन काम करेगा वो टी कॉस फाई माइनस डी फाई होगा। जो एंगल बना है उसी के हिसाब से, ये फाई माइनस डी फाई एंगल था तो फाई माइनस डी फाई, और जो इधर जो टेंशन काम करेगा वो इधर ऊपर की ओर काम करेगा, और इसमें जो टेंशन काम करेगा वो होगा टी साइन फाई माइनस डी फाई। ठीक है, तो दो टेंशन काम कर रहे हैं, दोनों इधर ये वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में और ये अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसी चीज को अगले पॉइंट पे लिखता है ये भी, जो हमने बात किया कि P डैश पर तनाव टी कॉस फाइव माइनस डी फाइव और टी कॉस फाइव है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। P डैश और Q डैश पे जो तनाव लग रहा था वो अपोजिट था ना,
ये पी डैश पे जो काम कर रहा है वो इधर काम कर रहा है, और क्यू डैश पे जो काम कर रहा है वो ये क्यू डैश की वजह से जो काम कर रहा है वो टी कॉस फाइव माइनस टी कॉस फाइव है। तो दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, टी कॉस फाइव माइनस डी फाइव टी कॉस फाइव। और उसी प्रकार पी डैश पर भी जो तनाव काम कर रहा है वो टी साइन फाइव माइनस डी फाइव है, और क्यू डैश पे जो तनाव काम कर रहा है वो टी साइन फाइव है। तो चूंकि ये घटक एक दूसरे के विपरीत दिशाओं पे हैं, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन पे हैं, तो यह दूरी पी डैश वाई दिशा में परिणामी तनाव जो टी वाई उत्पन्न होगा वो टी साइन फाइव माइनस डी फाइव माइनस टी साइन फाइव होगा। अब इसके बाद में विस्थापन बहुत कम है, अतः फाइव डी फाइव माइनस का अति अल्पमान होने के कारण इस प्रकार cos फाइव माइनस डी फाइव इक्वल टू cos फाइव होगा। cos फाइव माइनस डी फाइव cos फाइव होगा। अतः समीकरण एक से, ये समीकरण एक है, समीकरण एक से क्या निकला, टी साइन फाइव माइनस डी फाइव। तो टी साइन फाइव माइनस डी फाइव को टी एक्स इक्वल टू जीरो मान लिया जाएगा, टी एक्स इक्वल टू जीरो मान लिया जाएगा, क्योंकि बहुत ही छोटा मान है, ये बहुत ही छोटा मान है। अब समीकरण एक से टी एक्स इक्वल टू जीरो मानने का कारण है कि टी कॉस फाइव माइनस डी फाइव माइनस टी कॉस फाइव है, तो ये बनेगा टी कॉस फाइव, और ये भी है टी कॉस फाइव जो कि माइनस में है, तो टी कॉस फाइव कैंसिल हो जाएंगे, तो जो बचेगा वो टी फाइव बचेगा, वो भी माइनस में, तो इसलिए इसको जीरो मान लिया गया है। अब इस प्रकार साइन फाइव माइनस डी फाइव, साइन फाइव माइनस डी फाइव यानी कि ये वाला जो टर्म है ये फाइव माइनस डी फाइव आएगा, और फाइव माइनस डी फाइव यानी कि साइन फाइव इज सिमिलर टू फाइव, साइन फाइव इज सिमिलर टू फाइव। यहाँ पे देखो ये बनता क्या, साइन फाइव बनता माइनस साइन डी फाइव बनता। तो हम ये कह रहे हैं कि साइन फाइव को खाली फाइव ले लो। अच्छा, साइन को फाइव को कभी जीरो नहीं लिया जा सकता ना, कुछ मानना पड़ेगा, तो फाइव ले लो, और फाइव जो है वो टेन थी फाइव के बराबर है, जो फाइव है वो टेन फाइव के बराबर है। तो इस प्रकार समीकरण दो से, समीकरण दो क्या उत्पन्न कर रहा है, साइन टी लगाना अभी नहीं था, अभी हमने सिर्फ इतने को इंट्रोड्यूस किया है। अब टी लगा के क्या होगा, तो टी वाई का जो मान आएगा वो आएगा टी फाइव माइनस टी फाइव माइनस डी फाइव, टी फाइव माइनस डी फाइव इज इक्वल टू टी डी फाइव, टी डी फाइव हमारे पास बचेगा। सो टी वाई इक्वल्स टू टी डी फाइव को हमने क्या माना था, यहाँ से टेन फाइव माना है, फाइव को यहाँ से क्या माना है, टेन फाइव माना है, तो यहाँ पे टी डी फाइव मिला, तो फाइव की जगह में टेन फाइव रखते हैं, तो टी डी फाइव बन गया। अब इसके बाद में टेन फाइव की मान क्या होगा, तो टेन फाइव का मान होगा, जहाँ पे फाइव है वहां पे फाइव, देखिए यहाँ पे फाइव है ना, तो फाइव टेन के लिए क्या करना पड़ता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये है, परपेंडिकुलर है Hypnatic very would they can look si was national federal flex would me see that para bobna national federal would pepsi hey you work national wave in a ship killer national wave and a ship killer on a ship killer national wave on a ship killer national beginning na ship wave serves not need is get near see any wave on a ship national federal Nada que me sigue de nas mahoxi, mas de hato na mei. Ako vivo, va que ngara da sarpuna. Hoje não do emro de wina do sam na panas na que nem me não pai. Sam. Não panas nem. Me não pai. É hakar, é si me magas de me não pai. É pahayen, mahi que na que nesse me não pai. Lagi me não pai. Oh, vai lagi na mas do si. Lagi me não pai. Prover lagi namus di reflexivo. Ele caruga reflexivo na ganso. Na chesner federal no pepselex que. Calvo. Hat no rabara bobo. Na chesner federal no pepselex. Calvo. Na chesner federal no pepselex que. Calvo. Não reflexivo. Só que na chesner federal no pepselex. Calvo. Que na reflexivo. Não vai ao reflexivo. Eu vou na que me sou. Nada tem mim que. Nada que me sei. Nada tem mim que. We anut lik lagi masih eksis kay dum na pa eksis ding na me na pa it me pa ya guys lagi lesi batam hit lagi pa hayal bit lamak me na pa it slok di eksis dum na pa eksis do ga lim na os
Ai go la snack skate đi, skate đi, cái là snack skate đừng đeo xong rồi đó. Đấy xí đi đừng nào phải ảo đấy xí. Mẹ út. Ê, nghe nó có rõ súc xí bên đó. Ê, ít nó sẽ kia nghe nó bara bốc xí. Ê, huy lê bốc xí. Lúc có huy lê bốc xí. Ôi bà. Ôi. Hati habis ramat skate. Tao. Tahu na siya nila ba dim kep select kaya agawi kina yak sis kay dum na kaya wala si dus loki na kaya ay haro hanap to anatan tik sis kaya aw kita nit na lagi masara mahay hitil kit na ganit na lagi masara na brush na lagi masara mahay disrash na lagi masara nit na lagi masot kaya to hanap to kap sa dus shari snap la na lagi kawi kat mo anat to siya na raw ayok si dum na kaya wala si di kaya lo bay pa hayot Akan lagi ni glove may mahigit na bilang ng rope na siya laskay ni Sam la. Na siya laskay ay gohoy. Sam man pa ay gohoy yun. At lagi na siya laskay. Isinilat na siya isner binig na kay. At sinilabot. Diyot na siya laskay. Lagi sa labit sa labit. Ay lagi ni. Ot. At lagi na siya laskay. Sinilat na siya nilabot ng kapsalit niya. Kaya. Ot. Anak kung na siya laskay kapsalit niya. Kung na siya laskay kapsalit niya. Mau kalau si dua yang nasi las kado, sekali drone me, dik o, sam mujud, tu nasi las kado ni sam ni bila nas roof, na duin ni sol ni kasih na duin, bitit si saya aku sekali drone me, mak o sekali, dak si MC tu aku sekali drone me, aku hamil kan, aku ikut punya bitit si saya, me sam, si. Me nami per modak si ka snap la AMC yu ya nabi do do MC bigi be si ka nyaw pi be he na magi do si yu ya nabi ka na isa ya do do deru si ka ro ma ke kit ako say me nami per dak say snap la ot me nami per dak ya malik na ke i do ni de ya Agi si hey say daw ay go like sirlo hak si say but na garabot say bro ay go like si di kita go hay but na do her bit lam si ay uslok gi ko yaras na igawi do ay nak say do mabi do hey da kel bit lam do abi nak say ay le tinora bu em ya sono say no pa abi say de mabi Adi na go at di uslok gi abi do ako say no pa abi do di to le ver kadap si Rodi duslok ya wito kalau mak mana di bos aku hordak mak nasnet right should make this kaya what this kaya ngala nasnet office this kaya ngala nasnet ya nasnet herla kina ko lebi kaya wito dai na kulushan this kaya no kaya wito bau kaya fnet gaji kaya fit dai opsi si sa hayot net kas kaya no kaya fit look save na para lugin na prapot kaya fnet to save na para lugin na prapot this kaya nanti